हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान का एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों अधगम। यहाँ से दोस्तों हर बार परीक्षा में क्वेश्चंस बनता है। कैसे क्वेश्चंस बनता है, कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बार अगर आपने चैनल पे विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम देखते हैं कि अधगम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस टॉपिक को कवर करेंगे। देखेंगे दोस्तों हम कि अधगम का अर्थ है ना, अधगम का अर्थ क्या है, अधगम की विशेषताएं क्या हैं, अधगम के वक्र क्या हैं, अधगम के पक्ष कौन कौन से हैं, अधगम की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, है ना, अधगम के प्रकार कितने होते हैं, अधगम की परिभाषाएं कितनी हैं, अधगम के कौन कौन से कारक होते हैं। यानी कि पूरा अधगम का जो टॉपिक है दोस्तों ये आपको इस वीडियो में समाहित होगा। यहाँ से कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैंने कंटेंट आपको दिया है। तो चलिए देख लेते हैं हम कि अधगम के बारे में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, समझते हैं क्या पढ़ेंगे हम अधगम में। अधगम का अर्थ क्या होता है, अधगम की विशेषताएं क्या होती हैं, अधगम के पक्ष क्या हैं, विधियां क्या हैं, प्रकार क्या हैं, अधगम की परिभाषाएं और कारक। यहाँ से दोस्तों हर बार क्वेश्चंस बनता है, चाहे आप यूपी टेट दें, सी टेट दें, सुपर टेट दें, कोई सा भी एग्ज़ाम दें शिक्षक भर्ती का, सभी में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। बात करते हैं हम अधगम, है ना। अधगम का अर्थ क्या होता है, वैसे इसका मतलब होता है सीखना। ठीक है, लेकिन हम इसे मनोविज्ञान की भाषा में नहीं कह सकते, यानी कि इसका एक व्यापक अर्थ भी है। इसका क्या व्यापक अर्थ है इसका, जैसे व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। यानी कि क्या है सीखना, अगर आप सीखते हैं तो आपके व्यवहार में होगा परिवर्तन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, अधगम, कि आप जो भी सीखेंगे आपके व्यवहार में क्या लाएगा, परिवर्तन। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा दोस्तों, क्या क्वेश्चंस बनेगा, व्यवहार से क्वेश्चंस बनता है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन चेंज करता है। ठीक है, क्वेश्चंस बनता है कि व्यवहार है ना, ये व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट 2019 में। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो किया था मैकडूगल ने। ठीक है, याद रखना, एक क्वेश्चन बनता है कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया मैकडूगल ने। ठीक है, कब प्रयोग किया था, 1905 में किया था। कौन सी पुस्तक में किया था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में इन्होंने इसका जिक्र किया था। ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में अटेंड करते हैं कि जो व्यवहार है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया मैकडूगल ने किया, कब किया, 1905 में किया। ठीक है, किस पुस्तक में किया, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में इनका प्रयोग किया। एक क्वेश्चन बनता है कि व्यवहारवाद के जनक किन्हें माने जाते हैं। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया कि व्यवहारवाद के जनक किन्हें कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन का एक कथन काफ़ी लोकप्रिय है। वो कहते हैं कि आप मुझे एक बच्चा दे दो, हम उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डकैत सब कुछ बना देंगे। ठीक है, ये इनका कथन है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, हम एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि ये व्यवहार क्या होता है। मान के चलते हैं कोई व्यक्ति है दोस्तों, ये व्यक्ति करता है क्या, क्रिया करता है कोई। ठीक है, जब वो क्रिया करेगा तो स्वाभाविक है उसके में परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, किसमें, व्यवहार में परिवर्तन होगा। ठीक है, जब व्यवहार में परिवर्तन होगा तो अधगम होगा। यही तो टॉपिक है कि कोई व्यक्ति है दोस्तों, कोई क्रिया कर रहा है तो उसके व्यवहार में आएगा परिवर्तन, जब परिवर्तन आएगा तो होगा क्या, अधगम। अब ये व्यवहार में परिवर्तन कैसा हो दोस्तों, या तो परिवर्तन स्थायी होगा या फिर अस्थायी होगा। ठीक है, अगर परिवर्तन स्थायी होता है दोस्तों तभी होता है हमारा अधगम। ठीक है, याद रखना, ये स्थायी किन 3 कारणों से बनता है, क्या है, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। अगर इन तीनों के कारण दोस्तों आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो होता है आपका क्या, अधगम। ठीक है, अगर इन तीनों के अलावा भी अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वो अधगम नहीं माना जाएगा। ठीक है, यही बात आगे लिखी है, पढ़ते हैं इसको भी। लिखा हुआ है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन इन तीनों कारणों से आता है, यह परिवर्तन स्थायी हो तो ही उसे क्या कहते हैं, अधगम कहते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन इन 3 कारणों से आता है, कौन कौन, अभी बताया था, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव।
अगर इन तीनों के कारण प्रशिक्षण आता है, ठीक है, अगर व्यवहार में परिवर्तन आता है तो आपका क्या होगा दोस्तों, अधगम होगा, ठीक है, याद रखना। अगर व्यवहार में परिवर्तन अस्थायी है तो इनके कारण आएगा, ठीक है। कौन कौन से अस्थायी परिवर्तन होता है समझते हैं। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन जैसे कि परिपक्वता के कारण, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, मैच्योर ना होना। जैसे कोई लड़का है 12वीं में पढ़ता है, अगर आप उसे कहो कि IAS PCS की क्वेश्चंस की श्रृंखला को सॉल्व करें तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर नहीं है उन क्वेश्चनों की, उन प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझने के लिए, ठीक है। यानी कि ये परिवर्तन कैसा है दोस्तों, ये परिवर्तन अस्थायी है, ठीक है। कोई परिवर्तन है बीमारी के कारण, कोई व्यक्ति बीमार है, उसमें स्वाभाविक है कि परिवर्तन होगा, लेकिन जब वो ठीक हो जाएगा तो स्वाभाविक है उसका परिवर्तन अलग होगा। इसीलिए दोस्तों ये अधगम नहीं माना जाता, क्योंकि ये बीमारी के कारण आया हुआ परिवर्तन है, ठीक है। ये कैसा परिवर्तन है दोस्तों, अस्थायी परिवर्तन है। थकान के कारण कोई व्यक्ति है, हड़ा थका हुआ है, काम से लौटा है, ठीक है, अगर उससे कहो कि आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन है तो वो अधगम नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही उसकी थकान उतरेगी तो उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कैसा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। संवेगात्मक विकास, यानी कि कोई व्यक्ति है बहुत ही खुश है, वो रुपए पैसे दान कर रहा है, अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो बहुत ही उसका मूड ऑफ है तो हो सकता है वो इन चीज़ों का दान ना करे। इसीलिए क्या है, ये अस्थायी परिवर्तन है, इससे क्या होगा दोस्तों, अधगम नहीं माना जाएगा, ठीक है। मादक पदार्थों का सेवन किए हुए व्यक्ति है, ठीक है, नशे में है, मद्यपान में है, तो उसका जो व्यवहार में परिवर्तन है वो अलग है। जैसे ही इनका नशा उतरता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ों से अगर व्यक्ति के शरीर में, व्यक्ति में परिवर्तन होता है तो वो अधगम नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनता है। मूल प्रवृत्ति, जैसे मूल प्रवृत्ति क्या होती है, यहाँ से ढेरों बार क्वेश्चन मिलेंगे कि मूल प्रवृत्ति होती है जन्मजात, जैसे भूख लगना जन्मजात है, भूख लगना, नींद आना, प्यास, निद्रा, ये सब क्या है दोस्तों, ये हैं मूल प्रवृत्तियाँ। इन सभी के मतलब ऊपर से नीचे तक अभी देखा था कि इन सभी के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है ये कैसा होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। इसे हम दोस्तों अधगम नहीं कहेंगे। अधगम हम किसे कहते हैं, अभ्यास हुआ, प्रशिक्षण हुआ, है ना, इनसे अगर आपकी व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो क्या हुआ दोस्तों, अधगम होगा, ठीक है। यही लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि इन सब कारणों से व्यवहार में आए परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। एक परिभाषा है दोस्तों, क्या परिभाषा है, ये कई बार एग्जाम में छपी है। क्या है कि व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधगम कहते हैं। मतलब अधगम हम दोस्तों उसी को कहेंगे, अधगम किसे कहेंगे, जैसे अभ्यास हुआ, प्रशिक्षण हुआ, अनुभव हुआ, इन तीनों के कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वो स्थायी परिवर्तन होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, अधगम कहते हैं। ये ध्यान रखना, यही कई बार क्वेश्चंस बना है, ठीक है। अब हम देख लेंगे दोस्तों अधगम की परिभाषाएं, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। किसके अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या परिभाषा है, आदत, अभ्युदय और ज्ञान का अर्जन करना ही अधगम कहलाता है। मतलब अब आदत हुई, अभ्युदय हुई, ज्ञान हुआ, इनका अर्जन करना ही अधगम कहलाता है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों क्रो एंड क्रो, ठीक है। एक कोड में याद करेंगे हम कि क्रो एंड क्रो के अनुसार आज हमने अधगम सीखा, आज से बनेगा आदत, अभ्युदय और ज्ञान, ठीक है। याद रखना, क्रो एंड क्रो के अनुसार आज हमने अधगम सीखा, यानी कि आदत, अभ्युदय और ज्ञान, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आयोग की सबसे मनपसंद जो कि परिभाषा है, कई बार एग्जाम में सीधी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बनेगा कि गिलफोर्ड के अनुसार कौन सी परिभाषा है, या परिभाषा देगा, नाम पूछेगा, ठीक है, कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है, अधगम कहलाता है, ठीक है। एक बेसिक सा उदाहरण देंगे, मान लो कोई व्यक्ति है, उसने आपको एक थप्पड़ मार दिया है गाल पे, ठीक है, उसकी गलती नहीं है, उसे आपको नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उसने मार दिया, तो आप समझ गए हैं कि आपको जो थप्पड़ मारा गया है वो गलत तरीके से मारा गया है। आपने क्या किया कि जैसे ही उसने थप्पड़ मारा तुमने तुरंत गुस्से में आके उसको भी थप्पड़ मार दिया। यानी कि ये क्या हुआ कि मतलब व्यवहार के कारण, उसके व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में आया दोस्तों क्या, परिवर्तन। उसने थप्पड़ मारा, आपने भी थप्पड़ मारा, यानी कि गिलफोर्ड मतलब गलफोर्ड, है ना, याद रखना गिलफोर्ड, है ना। तो मतलब अगर आपका व्यवहार में
किसी के व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो ये परिवर्तन दोस्तों क्या है, अधिगम है। ठीक है, ये किसकी परिभाषा है, गिलफोर्ड की परिभाषा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधी क्वेश्चन टेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्या है, वुडवर्थ के अनुसार एक परिभाषा है जो कि पूछी जाती है। कह रहा है कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, ये एक पहली परिभाषा है। दूसरी है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन क्या कहलाता है दोस्तों, अधिगम कहलाता है। ये दोनों बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। ये किसने दी हैं, विलियम वुडवर्थ के अनुसार ये दोनों परिभाषाएं पूछी गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, B.F. स्किनर के अनुसार भी एक परिभाषा है। कौन सी है, B.F. स्किनर के अनुसार क्या परिभाषा है दोस्तों, कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, इसे हम याद भी रख सकते हैं, कैसे, नर में उत्तरोत्तर अनुकूलन होता है। दोस्तों नर से बनेगा अपना क्या, स्किनर, याद रखना। ठीक है, नर में उत्तरोत्तर अनुकूलन होता है, यही बात याद रखेंगे, यही बात को हम मतलब मनन करेंगे कि नर में उत्तरोत्तर अनुकूलन होता है। यह परिभाषा किसकी है दोस्तों, तो नर से बनेगा स्किनर। ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, आई जेंग के अनुसार कौन सी परिभाषा है। कह रहा है कि अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। ये किसके अनुसार है, आई जेंग के अनुसार है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, गेट्स के अनुसार बेहद ही इंपॉर्टेंट परिभाषा, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यानी कि प्रशिक्षण है, अनुभव है, इसके कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों, अधिगम कहलाता है। ठीक है, गेट्स यानी कि गेट मानी दो दरवाजे होते हैं तभी गेट होता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक प्रशिक्षण हुआ, एक अनुभव हुआ, ये दो गेट हैं, ये दो दरवाजे हैं। याद रखना ये परिभाषा किसकी है, गेट्स की है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि अधिगम के पक्ष कौन कौन से हैं, समझते हैं। एक है दोस्तों संज्ञानात्मक पक्ष, एक है क्रियात्मक पक्ष, एक है भावनात्मक पक्ष। यानी कि 3 पक्ष होते हैं किसके, अधिगम के। कौन कौन सा, संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावनात्मक पक्ष। विधियां देखेंगे दोस्तों, कौन कौन सी विधियां हैं, पक्ष देख लिए। एक है दोस्तों अनुकरण विधि, मतलब सीखता बच्चा कैसे है, अनुकरण से सीखता है। सूझ विधि से सीखता है, अभ्यास विधि से सीखता है, मूल विधि से सीखता है। ठीक है, अनुकरण विधि से, यानी कि ये सारी विधियां हैं। ठीक है, अगर हम प्रकार की बात कर लेंगे, कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, अधिगम के। एक गामक अधिगम होता है, यानी कि शरीर द्वारा मतलब सीखना। प्रतिबोधात्मक अधिगम होता है, संकल्पात्मक अधिगम होता है। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ लेंगे, कौन कौन से अधिगम होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, समझते हैं। गामक अधिगम में क्या होता है, शरीर द्वारा क्रियाएं करती हैं, अनुकरण होता है। शारीरिक अनुकरण, जैसे शैशवावस्था में दोस्तों बालक क्या करता है, अनुकरण से ही सीखता है, शारीरिक क्रियाओं से सीखता है। प्रतिबोधात्मक क्या होता है, संप्रत्या मन में मस्तिष्क में चित्त बनने लगता है। ठीक है, जैसे कि बाल्यावस्था में बच्चा सीखता है। प्रयत्न एवं भूल, यानी कि गलती करता है फिर सीखता है, ये बाल्यावस्था की चीज़ें होती हैं। संकलनात्मक की बात करेंगे, संकल्पना, जैसे मस्तिष्क किसी विषय वस्तु को मतलब विषय वस्तु के बारे में सोचना। और सूझ यानी कि सूझ प्रवृत्ति, ये सारी किसकी हैं, संकलनात्मक हैं, याद रखना। ठीक है, अगर हम बात करेंगे दोस्तों विशेषताओं की, कि अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, समझते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है दोस्तों, याद रखना। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, याद रखना। अधिगम दोस्तों 2 प्रकार से होता है, कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, समझते हैं। अधिगम एक होता है दोस्तों सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। कोई मतलब शिक्षक है, अगर उसे सकारात्मक अधिगम देना है तो वो कहेगा शाबाश बेटा, आपने यहाँ तक कोशिश की है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। ठीक है, आपका मतलब प्रार्थना हुआ, समाज हुआ, ठीक है, पुरस्कार हुआ, ढेर सारी चीज़ें। नकारात्मक में होता है दोस्तों दंड होता है। ठीक है, किसी बात को लेके दंडित कर देना, ये नकारात्मक अधिगम होता है दोस्तों, याद रखना। फिर देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, कि अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये मूल प्रवृत्ति की है। ठीक है, याद रखना। अधिगम में कई प्रकार की विधियाँ सम्मिलित हो सकती हैं सीखने की। ठीक है, अधिगम में अध्यापक, मित्र मंडली, परिवार, इन तीनों में से सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, कि जब हम सीखते हैं, ठीक है, तो उसमें अध्यापक हुआ, मित्र मंडली हुआ, परिवार हुआ, इन सभी की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है,
अधगम सदैव दोस्तों कैसा होता है, नवीन होता है, याद रखना। यानी कि हम सीखते हैं लेकिन फिर 1-2 मंथ बाद वही चीज़ सीखेंगे, आपको नया लगेगा। अधगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, ठीक है। कैसे? अभ्यास हुआ, अनुभव हुआ, प्रशिक्षण हुआ, इन तीनों के द्वारा जो परिवर्तन होगा कैसा होगा, स्थायी होगा। यही दोस्तों क्या कहलाएगा आगे जाके, अधगम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्या रहा है कि अधगम से ही बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अधगम के वक्र, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधगम के वक्र, है ना। अधगम की मात्रा और अधगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर कोई ना कोई बंधन होता है, जो रेखांकित करने पर वक्र रेखा प्राप्त होती है, उसे ही अधगम वक्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई मात्रा होगी अधगम की और अधगम का समय होगा, उनके मध्य कोई ना कोई बॉन्ड होगा, जो कि एक रेखा मिलाने पे क्या निकलेगा दोस्तों, एक अधगम वक्र निकलेगा, समझते हैं। पहला देखेंगे दोस्तों कौन सा वक्र है, क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। सरल रेखीय अधगम वक्र, निष्पादन वक्र, समान उपलब्धि वक्र, है ना। इसके 3 नाम है, एक ही नाम है, मतलब इसके 3 उपनाम भी हैं। कौन सा? सरल रेखीय अधगम वक्र इसे बोल सकते हैं, इसे ही निष्पादन वक्र, समान उपलब्धि वक्र। मान के चलते हैं कोई व्यक्ति है, यहाँ से समझाते हैं, ये मात्रा है और ये है समय। हम बात करते हैं ऐसे 1 घंटे में हमने 1 पाठ पढ़ा, 2 घंटे में हमने 2 पाठ पढ़े, 3 घंटे में हमने 3 पाठ पढ़े, 4 घंटे में हमने 4 पाठ पढ़े, ठीक है। जो यहाँ पे सीधी रेखा बनेगी दोस्तों, ये क्या कहलाएगी, सरल रेखीय वक्र कहलाती है, ठीक है। यहाँ से बनेगा क्या, सरल रेखीय वक्र। दूसरा देखेंगे दोस्तों उत्तरोत्तर वक्र, है ना, बढ़ता हुआ वक्र, धनात्मक वक्र। उत्तरोत्तर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र, धनात्मक वक्र और सकारात्मक वक्र। यानी कि इसमें क्या होगा, मात्रा अधिक होगी और समय कम लगेगा, ठीक है, याद रखना। जैसे एक पाठ हमने जैसे 1.5 घंटे में 1 पाठ पढ़ा, फिर 2.5 घंटे में हमने 2 पाठ पढ़े, 3.5 घंटे में 3 पाठ पढ़े, 5.5 घंटे में 4.5 पाठ पढ़े। यानी कि हमें समय लग रहा है कम, ठीक है, और मात्रा कैसी है, ज़्यादा, ठीक है। याद रखना ये कोड है, यहाँ से ये याद रखना कि जिसमें समय कम लगे, मात्रा अधिक हो, वहाँ कैसा वक्र होता है दोस्तों, धनात्मक वक्र होता है, याद रखना। तीसरा देखेंगे दोस्तों क्या होगा दोस्तों, नवोदर वक्र, यानी कि घटता हुआ वक्र, ऋणात्मक वक्र, नकारात्मक वक्र। यानी कि मात्रा होगी कम, समय लगेगा ज़्यादा, ठीक है। जैसे एक पाठ आपका, 1 पाठ पढ़ा हमने, 2 पाठ 2 में, 3 पाठ 3 घंटे में, 4 पाठ 4 घंटे में, ठीक है। यानी कि मात्रा है कम, समय लग रहा है अधिक। एक पाठ हमने पढ़ पाया 2 घंटे में, 3 घंटे में, फिर दूसरा पढ़ पाया हमने 4 घंटे में, 6 घंटे में। यानी कि कम, मात्रा कम, समय अत्यधिक लेना, ये कौन सा वक्र कहलाता है, नवोदर वक्र कहलाता है, ठीक है। तीसरा देखेंगे दोस्तों जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मिश्रित वक्र या सर्पाकार वक्र। यानी कि कोई भी व्यक्ति है एकदम ना देखी जा सकता है, ना उसे कम समय लगता है, ना ज़्यादा समय लगता है, ना उसे ज़्यादा मात्रा लगती है, ना उसे कम समय लगता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमेशा मिश्रित वक्र में व्यक्ति काम करते हैं। कैसे, पहली मात्रा में क्या लगेगा, कम होगी, फिर समय ज़्यादा होगा, कभी कभी समय ज़्यादा होगा और मात्रा कम हो गई। यानी कि घटता बढ़ता क्रम रह सकता है, कभी आप ज़्यादा सीखेंगे, कभी आप कम सीखेंगे, कभी आप अच्छा पढ़ेंगे, कभी आप बुरा पढ़ेंगे, कभी पढ़ेंगे नहीं। ऐसा दोस्तों मिश्रित वक्र बनता है, यानी कि एस आकार का बनता है। अगर एस आकार का वक्र बनता है तो कौन सा वक्र होता है दोस्तों, मिश्रित वक्र होता है, याद रखना, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों अधगम को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे कारक हैं दोस्तों जो अधगम को प्रभावित करते हैं। पहला है दोस्तों अभिप्रेरणा, यानी कि व्यक्तियों में रुचि होनी चाहिए कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो उसमें रुचि हो दोस्तों, अभिप्रेरणा हो, याद रखना, मोटिवेशन हो, ठीक है। विषय वस्तु जो हम सिखा रहे हैं उसकी विषय वस्तु कैसी हो दोस्तों, सरल हो, सुबोध हो, है ना, सामान्यीकृत हो, यानी कि सभी लोगों के लिए उचित हो, है ना, सुबोध हो, सरल हो, अच्छी हो उसकी विषय वस्तु दोस्तों, ठीक है। वातावरण दोस्तों सीखने के लिए कैसा होना चाहिए, नित्य प्रिय होना चाहिए, प्रदूषण रहित होना चाहिए
और बच्चों के लिए अनुकूलित होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर हम सीख रहे हैं, बगल में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और आप सीख रहे हैं, अधगम कर रहे हैं, तो दोस्तों अधगम नहीं होगा, क्योंकि आपका जो वातावरण है वो वातावरण इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान की ओर जाना चाहिए। ठीक है, विधियाँ कैसी होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए, क्रिया आधारित होनी चाहिए, यानी कि शारीरिक क्रिया से होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक तथ्य होने चाहिए। ठीक है, और देखेंगे फिर कह रहा है परिपक्वता होनी चाहिए, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है, बिना परिपक्वता के अधगम संभव नहीं है। ठीक है, मतलब परिपक्वता भी होनी चाहिए, मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। जिस कोई भी टॉपिक है, अगर आप उसके लायक कोई टॉपिक है तो उसे सिखा रहे हैं, तो उसके अंदर परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, ये क्रिया और सहज क्रिया और अनुक्रिया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। प्रतिक्रिया क्या होती है दोस्तों, अगर हम क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं उसे प्रतिक्रिया कहा जाता है। सहज क्रिया क्या होती है, जन्मजात और मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। अनुक्रिया क्या होती है दोस्तों, किसी विषय वस्तु के प्रति की गई क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है, याद रखना। ठीक है, अगर थोड़ा सा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है, तब तक के लिए जय हिंद।